sir. Good evening, sir. ऋषा, कोड विंडो विजिबल है? आदर्श? Yes, sir. Yes, sir. Visible. ओके, सो विल बिगिन विद टुडेस क्लास। कल हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट्स का सिंटैक्स या स्ट्रक्चर समझने की कोशिश किया था। उसमें 5 कॉन्सेप्ट्स हमारे पास आते हैं: इफ एल्स इफ, नेस्टेड इफ एंड स्विच। ठीक है, इफ, सेकंड वन इज इफ एल्स, थर्ड इज इफ एल्स इफ, फोर्थ इज नेस्टेड इफ एंड फिफ्थ इज स्विच स्टेटमेंट। फर्स्ट फोर तो आपस में इंटर रिलेटेड है या उनके बीच में सिमिलैरिटीज है, वो समझ में आ रहा है। फिफ्थ वन दैट इज स्विच थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम लोग कल कुछ सैंपल प्रोग्राम्स देखे थे जहाँ पे इफ या इफ एल्स का या इफ एल्स इफ तक का हम लोग सिनेरियो देख रहे थे। ठीक है, आज हम लोग नेस्टेड इफ थोड़ा सा उसका सिंटैक्स देख लेते हैं। नेस्टेड इफ का सिंटैक्स, हाउ डज द नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है? कंडीशन के अंदर कंडीशंस। जैसे किसी एक बात को अगर प्रूव करना है तो उसके ऊपर दो या दो से अधिक कंडीशंस लगे हुए होने चाहिए, तो वो नेस्टेड कंडीशन से नेस्टेड इफ कहलाएगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा: इफ you have an expression or a condition expression, okay? Again inside it you have the body of the if. What if के body के अंदर again you have one more if, another expression or a condition. ठीक है, तो ये दो के बेसिस पे मिनिमम बताया जा सकता है, हम दो पे ही स्टिक करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट्स हमारे पास हो सकते हैं। एंड देन यू हैव द क्लोजर ऑफ दिस इफ, closure of this if, and then after that you may have an else also, which might not be necessary, हर जगह जरूरत नहीं पड़े हो सकता है, बट हाँ, क्योंकि हमें पता है कि if का पॉसिबली एक else भी हो सकता है, या वैसे कहें कि if के साथ एक else भी होना चाहिए। Right, so this is a structure. So if we want to satisfy that this statement must be correct or must be executed, इसके लिए हमको ये दोनों एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई या ट्रू करना पड़ेगा, या यूं समझ लेते हैं कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट तभी होगा जब ये दोनों एक्सप्रेशन सही होंगे। ठीक है, तो इसको रीड आउट कैसे करते हैं हम लोग? इफ दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू, इट कम्स इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ। inside the body it again has one more condition. तो अगर ये एक्सप्रेशन भी अगर ट्रू रहता है, इफ दिस कंडीशन इज आल्सो ट्रू, तो इसके बॉडी के अंदर आते हैं, देन हियर वी हैव द स्टेटमेंट्स दैट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड। और उससे बाहर निकले दोनों का बॉडी जब क्लोज हो गया, देन वी मे हैव एन एल्स स्टेटमेंट। तो एक्चुअली नेस्टेड इफ के बारे में जब अगर हम बात कर रहे हैं तो मिनिमम इतना लिख देने से भी ये फुल्ली सेटिस्फाई करता है हमारे नेस्टेड इफ के स्ट्रक्चर को। अब रहा बात है कि सर यहाँ पे तो हमारे पास मिनिमम दो इफ दिखाई दे रहा है, लेकिन एल्स एक ही है, तो ये कौन से इफ का एल्स है? तो लेट्स से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको नामकरण कर दे रहे हैं इसका, कि ये हमारे पास अभी जो है, दिस वन इज द आउटर इफ, है ना, आउटर इफ, एंड दिस वन इज द इनर इफ। अब हम लोग इसको कैसे रीड आउट करेंगे? ठीक है, तो ये आउटर इफ जो है उसका करली ब्रैकेट कहाँ से ओपन हुआ और क्लोज कहाँ पे हो रहा है, वो ध्यान देना है। अब अगर उसके जस्ट बाद हमको एक एल्स स्टेटमेंट दिखाई देता है, देन डेफिनेटली वो आउटर इफ का हिस्सा है। मतलब दिस करंट एल्स स्टेटमेंट या कल एल्स पार्ट
बिलोंग्स टू द आउटर इफ कंडीशन। ये बात पता कैसे चला, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब हम लोग प्रोग्राम्स बनाने बैठते हैं तो यूजुअली स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि सर कौन से इफ का एल्स लगाएं और कहाँ पे लगाएं, या फिर अगर एक प्रोग्राम बना हुआ है वहां वाइवा में पूछा जाए अगर कि ये एल्स किस इफ का हिस्सा है, तो स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि ये कौन से इफ का एल्स पार्ट है, तो ये पता कैसे चले। रूल बहुत सिंपल सा है कि एल्स जहां पे हम लोग लिखे हैं उसके जस्ट ऊपर एक क्लोज करली ब्रैकेट होगा। आपको बस ये पता करना है कि ये करली ब्रैकेट जो क्लोजिंग वाला है ये किस एक्सप्रेशन या बॉडी का है। या तो वो आउटर इफ का होगा या इनर इफ का होगा। ठीक है ना, तो आउटर इफ वाला है, क्यों? क्योंकि इनर इफ का अगर हम देखते हैं तो इफ एक्सप्रेशन यहाँ पे है, उसका बॉडी यहाँ स्टार्ट हुआ और वो ये एंड यहाँ पे हो रहा है। उसके एंड होने के बाद हमको यहाँ पे एक एल्स मिलना चाहिए था, मतलब समवेयर डाउन द लाइन इस जगह पे हमको एक एल्स मिलना चाहिए था, एल्स। और यहाँ पे फिर हम आते तो हमको यहाँ पे करली ब्रैकेट और कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे मिल जाता। ऋषा, आई एम अनेबल टू हियर यू। Sir, the screen is not visible. ओके ओके, जस्ट अ मिनट। हम एक बार फिर से शेयर कर दे रहे हैं मैम, जस्ट अ मिनट। अभी ठीक है? अभी विजिबल है सर। ऋषा, इज इट फाइन विथ यू? ओके, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान यही देना है हम लोगों को कि हमारा एल्स पार्ट जो है वो कौन से इफ का हम लोग एल्स लगा रहे हैं, बिकॉज इफ वी हैव द मल्टीपल इफ कंडीशंस और हम लोग जानते हैं कि हर एक इफ का एक एल्स हो सकता है, सो हमें कौन से इफ का एल्स कहाँ लगाना है। ये नेस्टेड इफ के साथ इशू ये है कि ये हर प्रोग्राम के हिसाब से उसका एल्स पार्ट वेरी कर सकता है। हो सकता है एक ऐसा प्रॉब्लम हमें मिले जिसमें दोनों की दोनों इफ का एक एल्स अलग अलग एल्स बनाना पड़ जाए। जैसे इफ यू सी दिस एग्जांपल, इस इफ का इनर इफ का यहाँ पे मैंने एल्स बना दिया, एंड देन इस आउटर इफ का एल्स मैंने यहाँ पे बना दिया। यू जस्ट हैव टू इंश्योर, यू जस्ट हैव टू सी कि ये समझना ये है कि हम लोगों की इफ के बाद एल इफ के बाद एल्स कहाँ पे लगेगा। तो राइट व्हेन यू क्लोज द कर्ली ब्रैकेट ऑफ द बॉडी ऑफ द इफ कंडीशन, उसके बाद अगर आप एल्स लिख रहे हो तो वो उसी इफ का एल्स बन जाता है जिसका कर्ली ब्रैकेट ऊपर पे बंद हुआ है, जिसका बॉडी वहां पे क्लोज हुआ है। ठीक है, तो ये एक रेफरेंस हमारे पास था। तो इफ नेस्टेड इफ में क्या बोल रहा है, यू हैव टू मेक यूज ऑफ मल्टीपल इफ कंडीशंस टू सेटिस्फाई अ स्टेटमेंट। ओके, so we have read about if else, if else if and nested if। इतना हम लोग समझे हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चंस किस कंडीशंस के थ्रू बनाए जा सकते हैं, या इन क्वेश्चंस में कौन कौन सा कंडीशंस हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज, आई थिंक लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था इक्वालिटी ऑफ टू नंबर्स टेस्ट कर रहे थे, और उसी का एक्सटेंशन हम लोगों ने इफ एल्स इफ में भी देखा था। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। राइट ए प्रोग्राम
Write a program to check the largest value among three numbers. ठीक है.
Just a minute. Deepak and Adarsh, is the code window still visible? No, sir, it's not visible.
अभी विजिबल है कोड विंडो सभी को? ऋषा, दीपक? Visible है सर. Okay. Okay. So here you can see I have put down 5 questions. 5 different types के questions हमें दिखाई दे रहे हैं. Okay, you can read it out by yourself. Also I'll read it out for you. पहला क्वेश्चन बोल रहा है write a program to check the largest value among 3 numbers. ठीक है. रिमेंबर प्रीवियस क्लास या प्रीवियस क्लासेस में मैंने स्पेसिफाई किया था कि यू हैव टू रीड द क्वेश्चन थॉरोली टू फाइंड द इम्पोर्टेंट कीवर्ड जिनकी वजह से एक लॉजिक जो है वो डेवलप हो सकता है, या इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा वो आपको सेंटेंस पढ़ करके ही उसके वर्ड से मीनिंग पता चलेगा. सो यू हैव टू पिक द इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स जो कि उस क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई रीड आउट द फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोल रहा है? टू चेक द लार्जेस्ट वैल्यू अमंग 3 नंबर्स. सो बेसिकली वी आर हैविंग 3 नंबर्स. ओके, यू कैन इमेजिन 3 नंबर्स ऑफ एनी ऑर्डर, और इनमें से जो सबसे बड़ा है हमें वो डिस्प्ले करके दिखाना है. ठीक है ना. पता करना कि तीनों वैल्यूज में सबसे बड़ा कौन है और वो हमको एज अ आउटपुट दिखा देना है. तो डेफिनेटली देयर विल बी कंपैरिजन गोइंग ऑन बिटवीन द 3 नंबर्स. हम फर्स्ट नंबर को सेकंड से कंपेयर करेंगे, उनमें जो बड़ा होगा उसको थर्ड से कंपेयर करेंगे, अब इनमें जो बड़ा होगा उसको रिजल्ट में दिखा देंगे. आइदर ये किया जा सकता है या फिर एक एक करके हम लोग सीक्वेंस चलाएंगे, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, या फर्स्ट नंबर को सेकंड और थर्ड से कंपेयर करेंगे. अगर फर्स्ट सब दोनों से बड़ा रहा तो फर्स्ट इज द लार्जेस्ट, अदरवाइज सेकंड को थर्ड से कंपेयर करके देखेंगे और फर्स्ट से कंपेयर करके देखेंगे. अगर इनमें अगर दोनों कंडीशन में अगर फर्स्ट बड़ा रहा सेकंड बड़ा रहा तो सेकंड इज द लार्जेस्ट, अदरवाइज अगर दोनों बड़ा नहीं तो मोस्ट लाइकली थर्ड ही बड़ा होगा. बट इस बात को बोलना मुमकिन नहीं है, या एश्योरेंस के साथ नहीं बोल सकते कि अगर दोनों बड़ा नहीं है तो ऑब्वियसली तीसरा ही बड़ा होगा. वाई? बिकॉज हो सकता है कि तीनों नंबर सेम भी हो जाए. ठीक है, पॉसिबिलिटी इसका भी है कि तीनों नंबर सेम हो जाए, या दो नंबर सेम हो और दोनों बड़ा हो. ठीक है ना. लार्जेस्ट नंबर जो बोला जा रहा है, लेट्स से आई एम हैविंग कॉम्बिनेशन 10 20 एंड 30, तो तीन डिफरेंट नंबर्स जब हम ले रहे हैं तो इसमें तो लार्जेस्ट निकालना आसान है. ओके, ठीक है. सो यू हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन लगेगा? यू हैव टू टेल कि क्या यहाँ पे इफ एल्स इफ नेस्टेड इफ, इन चारों में से कौन सा कंडीशन हम लोग लगा लें, या किन्हीं दो का कॉम्बिनेशन लगा लें जिसके चलते हमको आंसर मिल जाए. एनीवन वुड लाइक टू सजेस्ट कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए? Sir, if or else if. इफ एंड एल्स इफ से. ओके, एनी अदर सॉल्यूशन? ठीक है, मोस्ट लाइकली द करेक्ट आंसर इज यस. इफ एल्स इफ से हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं. मोस्ट लाइकली इफ एल्स इफ से हो जाएगा. अच्छा, ये पता कैसे चला आदर्श के ये इफ एल्स इफ से सॉल्व हो पाएगा? सर 3 कंडीशंस है सर, और तीनों से हम लोग तीन ये इफ एल्स में यूज कर सकते हैं सर, इफ एल्स इफ में. और थोड़ा इसको फिल्टर करके बोला जाए. ठीक है, आंसर सही है, उसको थोड़ा सा और फिल्टर करते हैं ताकि क्लैरिटी मिल सके हम लोगों को. सी यहाँ पे दो तीन पॉसिबिलिटी है. ठीक है ना. एक होता है कि दो पॉसिबिलिटी, जैसे हम लोग लास्ट क्लास एक प्रोग्राम देखे थे जहां पे बोला था राइट अ प्रोग्राम टू चेक द इक्वालिटी ऑफ टू नंबर्स. है ना. दो नंबर या तो बराबर होगा या नहीं होगा, या इक्वल होगा या नहीं होगा. तो यहाँ दो ही पॉसिबिलिटी था. जहां दो ही पॉसिबिलिटी रहे वहां इफ और एल्स में काम हो जाता है. अगर कहीं पे दो से ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकता है या दो से ज्यादा
कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशंस बनाए जा सकते हैं, तो वहां पे इफ एल्सिफ लगा लेना बेहतर रहता है। ठीक है, इफ एल्सिफ लगा लेना बेहतर रहता है, दैट इज नॉट द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन। हो सकता है आगे चल करके आपको नेस्टेड इफ भी वहां पे जस्टिफाइबल लगे किसी ऐसे प्रॉब्लम में। सो ऐसा नहीं कि इस टाइप की एक प्रॉब्लम में अगर इफ एल्सिफ से काम हो गया तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हमको दिखाई देगा जो इस कैटेगरी को बिलोंग करता होगा तो हम उसमें हर बार इफ एल्सिफ ही लगाएंगे। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी ओपन माइंडेड कि यहाँ पे क्या नेस्टेड इफ लग सकता था या कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट सूटेड है वो लगा लेना है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही लगना चाहिए, जो बेस्ट सूटेड हो जिसको आप जस्टिफाई कर सको हर एंगल से, हर पॉसिबल एंगल से, तो वो हमारा बेस्ट सूटेड आंसर या प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा निकल के आ सकता है वहां से। राइट, ठीक है, समझ लेते हैं, फिर कोशिश करेंगे एक दो को यहाँ पे सॉल्व करने का। मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, स्केलिन और इक्विलेटरल। तो हमें पता है साइड्स के बेसिस पे एक ट्रायंगल को हम लोग तीन पार्ट में या तीन तरह का सोच सकते हैं। इक्विलेटरल मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, तो तीन साइड्स का वैल्यूज हमको इनपुट कराना है ट्रायंगल का। अगर तीनों साइड का वैल्यू एक समान रहता है तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा। अगर कोई दो साइड इक्वल रहते हैं तो वो आइसोसेलेस कहलाएगा। अदरवाइज अगर तीनों साइड डिफरेंट साइड साइजेस के हैं तो वो स्केलिन ट्रायंगल कहलाएगा। और तो कोई पॉसिबिलिटी इसमें है नहीं, बिकॉज तीन साइड्स हैं, या तो तीनों साइड इक्वल हो सकते थे या कोई दो साइड इक्वल हो सकता था या तीनों डिफरेंट साइज के साइड्स हो सकते हैं। अगेन यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी है, या तो ऑल साइड्स इक्वल या एनी टू साइड्स इक्वल या नन ऑफ द साइड्स आर इक्वल। अगेन यहाँ पे मोस्ट लाइकली इफ एल्स इफ से बन सकता है, लेकिन 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 जब हम यहाँ पे आइसोसेलेस के लिए जब टेस्ट करेंगे एनी टू साइड्स इक्वल, तो मेरे पास तीन साइड है, लेट अस इमेजिन थ्री साइड्स आर ए बी एंड सी। तो हमको ये भी देखना है क्या ए और बी का कॉम्बिनेशन इक्वल हो सकता है, या ए और सी का कॉम्बिनेशन इक्वल हो सकता है, या सी और बी का कॉम्बिनेशन इक्वल हो सकता है। तो यू हैव टू लुक आउट फॉर ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो ये भी एक है कि हाँ हम ऑन लार्जर स्केल हम तो ये तीन चीज को टेस्टिफाई कर रहे हैं, आइसोसेलेस, स्केलिन या इक्विलेटरल, इसके लिए इफ एल्स इफ लगा लेंगे। लेकिन अगेन आइसोसेलेस में आने के लिए या आइसोसेलेस को टेस्टिफाई करने के लिए हमको फिर वहां पे अगेन एक और कंडीशन लगाना पड़ेगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन सही बैठ रहा है। एनी टू साइड्स, आइदर ए एंड बी और बी एंड सी और ए एंड सी। ठीक है, तो कंडीशंस के अंदर भी कंडीशंस यहाँ पे लग सकते हैं। इसका मतलब है इफ एल्स इफ के साथ हमारा नेस्टेड इफ भी यहाँ पे लगाया जा सकता है। So we can have a combination of any two or more types of problems. ठीक है, next third one, write a program to input the cost price and selling price of a product to find if there is a profit or a loss. बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, दो वेरिएबल का वैल्यू इनपुट कराना है, एक कॉस्ट प्राइस होगा, एक सेलिंग प्राइस होगा एक प्रोडक्ट का। ठीक है, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कॉस्ट क्या लगा, दैट इज द कॉस्ट प्राइस। उस प्रोडक्ट को आप बेच रहे हो तो उसका सेलिंग प्राइस क्या है। अगर कॉस्ट प्राइस अधिक होता है सेलिंग प्राइस से तो हमारे पास लॉस हो जाता है। अदरवाइज अगर मेरे पास सेलिंग प्राइस अधिक होता है कॉस्ट प्राइस से तो हमारे पास प्रॉफिट हो जाता है। अगेन यहाँ पे तीसरा पॉसिबिलिटी भी है कि अगर मेरा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों इक्वल हो जाए किसी रीजन से, तो वहां पे ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। ऑल्दो क्वेश्चन में सिर्फ पूछ रहा है कि प्रॉफिट या लॉस दिखाना है, बट ये कॉम्बिनेशन भी तो मुमकिन है कि मेरे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों इक्वल हो जाए। एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम यू हैव टू आल्सो क्रिएट अनदर क्राइटेरिया कि neither profit nor loss has been detected. सो इस क्वेश्चन में देखने से बहुत सिंपल लग रहा है कि हाँ सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी तो है, या तो प्रॉफिट है या लॉस है। बट व्हाट अबाउट कि यूजर अगर बाय मिस्टेक या जाने अनजाने या जानबूझ करके भी जस्ट टू टेस्ट द लिमिटेशंस और द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम, वो अगर दोनों वैल्यूज को सेम डाल देता है, कॉस्ट प्राइस भी 100 सेलिंग प्राइस भी 100, तो अब वहां पे हम ये नहीं ना बोल सकते कि भाई हमको प्रॉफिट हुआ या हमको लॉस हो गया। इसका मतलब आपका एप्लीकेशन या आपका प्रोग्राम जो है वो गलत आउटपुट जनरेट कर देगा।
ठीक है ना, गलत आउटपुट जनरेट कर देगा। बट सिंस वी हैव टेकन इनपुट फ्रॉम द यूजर अबाउट द कॉस्ट प्राइस एंड अबाउट द सेलिंग प्राइस, तो हमको कुछ तो रिजल्ट देना पड़ेगा ना, कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ या कोई और कॉम्बिनेशन, कुछ और पॉसिबिलिटी है। तो अगर दोनों के दोनों वैल्यूज मेरे इक्वल हो जाते हैं तो वो भी हमको दिखाना पड़ेगा कि नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस हैज बीन डिटेक्टेड। ऑल्दो वो क्वेश्चन में क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा ये पॉसिबिलिटी कहीं पूछ रहा है या नहीं, लेकिन यू हैव टू बी विजिलेंट, यू हैव टू बी ओपन कि यहाँ पे क्या ऐसा कॉम्बिनेशन भी हो सकता था कि दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाए, तब क्या होगा। तो रियल लाइफ के हिसाब से हम लोग को अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को पुल ऑफ करना पड़ता है। दैट्स व्हाई आई एम स्टेटिंग कि यू हैव टू बी ओपन। क्वेश्चन में जितना सिंपल दिखाई देता है, हर बार उसका आंसर भी उतना ही सिंपल या उतना ही तक सीमित हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, आर द 3 प्रॉब्लम्स क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके, फोर्थ वन क्या बोल रहा है? राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट द मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स एंड डिस्प्ले द टोटल मार्क्स एंड एवरेज मार्क्स। अगर इस क्वेश्चन को सिर्फ यहीं तक हम पढ़ के छोड़ देते हैं तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जहां हम लोग सिक्वेंशियल टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे कि 3 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट कराना था, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते टोटल मार्क्स यूजिंग द फॉर्मूला दैट सम ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। सारे सब्जेक्ट का मार्क्स को सम कर देते तो टोटल मार्क्स निकल जाता। और उसके बाद एवरेज मार्क्स जब मांग रहा है तो सारे सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स जो निकाले उसको टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर देते तो हमारा एवरेज मार्क्स निकल जाता। अब लेकिन एक्सटेंड क्या कर दिया, ऑल्सो डिस्प्ले द रिजल्ट एज पर द गिवन डेटा। अब डेटा क्या दिया, एक टेबल बना दिया है वेयर वी हैव द एवरेज मार्क्स एंड वी हैव द रिजल्ट। सो बेस्ड ऑन द एवरेज मार्क्स, अगर आपका एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 60 रहा है, मतलब एनीथिंग और एनी वैल्यू आइदर इक्वल टू 60 और ग्रेटर देन 60, तो उसका रिजल्ट आएगा फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट क्लास या फर्स्ट। अगर किसी का एवरेज मार्क्स 60 से कम रहा होगा लेकिन 50 या 50 से ज्यादा रहा, मतलब 50 टू 59, है ना, इस सेकंड क्राइटेरिया वही बोल रहा है 50 टू 59, तो उसका रिजल्ट आएगा सेकंड। अगर थर्ड क्राइटेरिया में अगर पहुंच रहा है कि पहला 2 फुलफिल नहीं किया, थर्ड में आ रहा है, तो क्या बोल रहा है कि 50 से कम हो लेकिन 40 या 40 से ज्यादा हो। क्वेश्चन में दिखाई तो दे रहा है कि लिखा हुआ 40 या 40 से ज्यादा, सर आप बोल कैसे रहे कि 50 से कम होना चाहिए? बिकॉज इफ यू सी द सीक्वेंस, पहले हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 60 रखे हैं। हम लोग को एक बोर्ड एग्जाम दे करके आते हैं, प्री बोर्ड दे करके आते हैं, तो स्कूल्स के मार्क्स इवैल्यूएशन के बेसिस पे हमें जो रैंकिंग मिलता है बेस्ड ऑन द एवरेज मार्क्स, तो वो इसी कैटेगरी पे रहता है ना, कि अगर आपका 60% या उससे ज्यादा है तो आपका फर्स्ट डिवीजन है या सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन या फेल है आप। तो उसमें लिमिटेशन तो ऐसे ही लिखता है ना कि 60 या 60% से ज्यादा होगा तो ही आप फर्स्ट डिवीजन हो, तो वही बात तो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, हाँ। अब कोई बोले कि सर मेरा 65 आया लेकिन वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 भी है, तो उसको क्यों नहीं कंसीडर कर रहे? बिकॉज हम लोग यहाँ पे एक्चुअलिटी में एक रेंज बनाते हुए जा रहे हैं कि अगर मेरा वैल्यू 60 या 60 से ज्यादा है तो वो वाला पहले सॉल्व हो जाए। पहले हाईएस्ट वाले कैटेगरी को कंसीडर कर रहे हैं, ना कि लोएस्ट वाले वैल्यू को। तो सीक्वेंस को अगर आप उल्टा लिख दोगे अगर, तो हो सकता है आपका सीक्वेंस चेंज या सीक्वेंस का ऑर्डर चेंज होने के कारण रिजल्ट पे इम्पैक्ट कर जाए। तो इसीलिए यहाँ पे एक सीक्वेंस में लिया गया, हाईएस्ट वैल्यू को पहले कंसीडर किया गया है, और आपको उसी ऑर्डर में भी लिखना चाहिए ताकि आपको आपका कंडीशंस का जो लॉजिक है वो सेटिस्फाई कर सके इन क्राइटेरियाज को। ठीक है, तो पहला हम लोग को लगा देना कि इफ एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60, प्रिंट कर दो भाई फर्स्ट, अदरवाइज एल्स इफ अगर मेरा रिजल्ट 50 या 50 से अधिक है तो लगा दो मेरा सेकेंड, वहां पे प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे मेरे पास इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स, ठीक है ना, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स, इस तरह से क्राइटेरिया चल रहा है। और हर क्राइटेरिया को
थॉरोली कैटेगराइज किया गया है ताकि कोई यहाँ पे इश्यूज नहीं आए, ठीक है ना। इश्यूज क्या होगा, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट, आई विल एक्सप्लेन। ओके, तो अगर इस सीक्वेंस को रॉन्ग ऑर्डर में लिखा जाए, पहले 40 वाला, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 40, फिर 50, फिर 60, उसमें क्या होगा कि हम जब लेट्स से कि हम अगर थर्ड डिवीजन वाले में आते हैं या सेकेंड डिवीजन किसी में एक में आते हैं, तो उसमें मेरा रिजल्ट हमेशा फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड ये तीनों दे देगा, या सेकेंड और फर्स्ट दोनों दे देगा। सो हाउ इज इट पॉसिबल कि एक रिजल्ट में आपका जो इवैल्यूएशन है उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट जो है वो फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन तीनों आ सकता है, या कोई दो आ सकता है। इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो उसी को कैटेगराइज करने के लिए इस क्वेश्चन को अगर रेंज वाइज डिक्लेयर करना है तो हम लोग 60 के अबव भी कर दिए, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कई जगह पे आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। एंड लेस देन 60, ठीक है, 50 या 50 से अधिक हो और 60 से छोटा हो। तो एक्चुअली ये बात यहाँ पे अगर हम लोग जिस सीक्वेंस में चले थे वो इंटरनली ऑटोमेटिकली जस्टिफाइड था कि वो 60 से कम है लेकिन 50 या 50 से अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इफ एल्स इफ लग जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ इफ एल्स इस सीक्वेंस में चला देंगे तो हमारा सारा प्रॉब्लम यहाँ पे दिख जाएगा। लास्ट फिफ्थ वन, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स। स्वैप करना मतलब इंटरचेंज कर देना, एक्सचेंज कर देना, ठीक है। लेट्स से यू हैव अ वेरिएबल a जिसके अंदर वैल्यू है 22, यू हैव अनदर वेरिएबल b जिसके अंदर वैल्यू है 50। अब जब हम स्वैप का कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे तो वहां पे क्या होगा, रन करने के बाद जो पहला वैल्यू था पहले वेरिएबल में वो चला जाएगा सेकेंड वेरिएबल के अंदर, और जो वैल्यू मेरे पास पहले से सेकेंड के अंदर था वो आ जाएगा फर्स्ट के अंदर। दैट्स व्हाट स्वैपिंग मीन्स। अब अभी भी अगर यहाँ पे कोई इशू है तो लेट्स कंसीडर ऑफ अ सिचुएशन जहाँ पे मेरे पास दो कंटेनर है ए एंड बी, एक में चीनी है दूसरे में नमक है, ठीक है। एक में चीनी है ए में और बी में नमक है, देन थर्ड पर्सन कम्स इन एंड ही सेज और शी सेज के ए में चीनी डाल दो और बी में नमक डाल दो, इंटरचेंज कर दो, ठीक है, विदाउट एनी रीजन, इट्स जस्ट स्टेटिंग के रिप्लेस द कंटेंट और उनको आपस में एक्सचेंज कर दो। जो ए में कंटेंट है उसको बी में डाल दो, जो बी में कंटेंट है उसको ए में डाल दो, ओके, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, सिंपल सा सॉल्यूशन, व्हाट विल यू डू, यू विल ब्रिंग अनदर थर्ड एम्प्टी कंटेनर और उसमें किसी एक वैल्यू को आप डाल दोगे। तो ए का वैल्यू जब हम डालते हैं ए कंटेनर का तो ए बिकम्स एम्प्टी और थर्ड एम्प्टी कंटेनर जो था वो फिलअप हो जाता है विद ऑल द कंटेंट्स ऑफ ए। तो सिंस ए इज एम्प्टी अवेलेबल फ्री उसमें हम बी का कंटेंट डाल देते हैं। और जब फाइनली जब मेरे पास बी का कंटेंट ए में चला गया और बी अभी आइडल या फ्री या वेकेंट बैठा है, उसमें हम जो थर्ड कंटेनर लेकर के आए थे उसका वैल्यू डाल देते हैं। तो ये सेट हमारा, ये सीक्वेंस जो हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो जिसके थ्रू हमारा वैल्यूज एक्सचेंज या स्वैप हो सका। स्वैप करने का मतलब क्या, एक्सचेंज करना। कोई बता सकता है ये फिफ्थ वाले प्रॉब्लम में हमारा कौन सा कंडीशन लगेगा, इफ एल्स नेस्टेड इफ एनीथिंग? तो इसका मीनिंग क्या है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का?
5th नंबर क्वेश्चन का देखो हम यहाँ पे लिख के एक बार दिखा दे रहे हैं, कुछ ऐसा दिखाई देना चाहिए। लेट्स से यू हैव टू वेरिएबल्स ए के अंदर लेट्स से 12 है हमारे पास, एंड बी एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमारे पास लेट्स से 27 है। अगर हम प्रोग्राम को रन करेंगे, ठीक है, ये दो वैल्यू देने के बाद, तो क्या करेगा, आपस में वैल्यूज को एक्सचेंज कर देगा। मतलब ए के पास आ जाएगा बी का वैल्यू दैट इज 27, एंड बी के अंदर आ जाएगा ए का वैल्यू दैट इज 12। ये हो जाएगा स्वैप करना, एक्सचेंज करना, इंटरचेंज करना वैल्यूज को। So for this, which procedure would you like to apply? If else, tested if else if, what? Any guesses? Anyone? सर 10th नंबर लगा के चेंज कर सकते हैं। नहीं नहीं, यहाँ पे कोई कंडीशन लगेगा, कौन सा if else कौन सा लगेगा? सर कंडीशन का ज़रूरत नहीं है सर। कि कंडीशन का जरूरत नहीं है। How did you come to this conclusion? क्योंकि सर कोई कंडीशन मांगा नहीं है क्वेश्चन से। एग्जैक्टली, वेरी गुड। क्वेश्चन में अगर आप लोग थॉरोली पढ़ोगे तो बस सिर्फ एक एक्शन परफॉर्म करने बोला है, और उस एक्शन के लिए कोई कंडीशन हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। बोला एक प्रोग्राम बनाओ जहां पे दो नंबर को आप एक्सचेंज करोगे, इंटरचेंज करोगे, स्वैपिंग कर दोगे। यू माइट हैव सीन स्पोर्ट्स में प्लेयर्स अपने इवेंट के बाद या अपने खेल के बाद वो आपस में अपना जर्सी एक्सचेंज करते हैं, स्वैप करते हैं। सिमिलर टू दैट, दो वेरिएबल आपके पास यहाँ पे है, उनका वैल्यूज जो है उसको स्वैप कर देना, एक्सचेंज कर देना है। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं मांगता है या कोई कंडीशन का जरूरत ही नहीं पड़ता है। दिस कैन बी सॉल्व्ड ओनली, दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, आइदर यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल और विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। So if you are using a third variable, it is almost similar to जो मैंने रेफरेंस दिया शुगर एंड सॉल्ट का। एक एम्प्टी कंटेनर लेकर के आए, जिसके बारे में भी आदर्श ने बोला कि टेम्प वेरिएबल लेके भी कर सकते हैं। So we bring up a temporary variable which acts as a container, और उसमें हम लोग किसी एक एग्जिस्टिंग वैल्यू को डाल देते हैं, फिर सेकेंड एग्जिस्टिंग वैल्यू को हम लोग पुराने एग्जिस्टिंग वैल्यू के वेरिएबल में ट्रांसफर कर देते हैं, एंड ये तीनों के बीच में एक सीक्वेंस बन जाता है जिसके चलते वैल्यूज एक्सचेंज हो जाते हैं। ऋषा, एनी डाउट? दीपक? No, sir. ओके, सो क्या ये 5 क्वेश्चन आप लोगों से बन पाएगा? शैल आई लीव इट फॉर यू गाइज टू सॉल्व? जस्ट टाइप इट एज a yes or no. गुड दीपक। ओके, वेरी गुड। ठीक है, सो ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ये बहुत बेसिक लेवल के हैं, बट ये अगर बन जाता है तो एक लेवल हम लोग क्रॉस कर जाएंगे जहां से एटलीस्ट हम लोग थोड़ा अपने आप को पुश कर सकेंगे और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। एक रेफरेंस हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक रेफरेंस लेते हैं। आई ब्रिंग वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस। और ये क्वेश्चन जो है यूजुअली 10th-12th स्टैंडर्ड के लेवल का रहता है। लॉजिक पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए, नॉट अबाउट द लेवल ऑफ द क्वेश्चन। हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता देते हैं, ठीक है। हमारे घर में जो बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैज कैटेगराइज्ड और डिवाइस मैकेनिज्म जिसके थ्रू एंड यूजर्स जो है उनका बेनिफिट पहुंचे, उन तक बेनिफिट पहुंचे, और उनके भलाई के लिए और समाज को या अपने एनवायरनमेंट को भी क्लीन रखने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज ना हो, मिसयूज ना हो, उसके लिए उन लोगों ने कुछ प्लान्स बना करके रखा है।
ठीक है ना। आपका मंथली बिल जो आता है उसको उन लोगों ने कैटेगराइज कर दिया है कि आप 100 यूनिट्स तक जो है कोई बिल का चार्ज नहीं दोगे। ठीक है, अगर आपका 100 यूनिट तक, फर्स्ट 100 यूनिट मतलब 0 से लेके 100 तक अगर जो आप देखते हो, लेट्स से आप इस मंथ का मार्च एंड हो गया है ना, तो कल अगर मीटर रीडिंग वाला आता है घर पे और वो देखता है और बोलता है कि आपका सिर्फ 35 यूनिट्स कंज्यूम हुआ है, आपका बिजली बिल इस बार 0 हो जाएगा। ठीक है, एक क्राइटेरिया। दूसरा क्या बोल रहा है, द मोमेंट यू क्रॉस द 100 यूनिट्स, फर्स्ट 100 यूनिट्स, 101 से लेकर के 200 तक अगर आप जाते हो तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है, क्या चीज, ₹1.5 पर यूनिट, ₹1.5, 1 रुपीज 50 पैसे। अच्छा, लोग इसको इंटीजर में ही रखते हैं, ₹1 पर यूनिट देना पड़ेगा। तो लेट्स से कि मेरा अगर आया है टोटल बिल 145, ठीक है, 145, तो हमको 145 रुपीज देना पड़ेगा। अगेन समवन कुड ऑल्सो आर्ग्यू कि सर ऐसा नहीं, हमारा पहला 100 यूनिट तो 0 था, बाकी जो रिमेनिंग यूनिट्स बचा उसका सिर्फ हमको देना चाहिए। तो ये लॉजिक पे डिपेंड करता है, इसको आप दोनों में से प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोलता है, दोनों में से कोई एक ही चीज मुमकिन है। या तो आप सिर्फ 0 वाले को डिडक्ट करने के बाद जो बच रहा है वो देना चाहते हो, या फिर आपके पास वो क्या बोल रहा है कि नहीं, 0 वाला का भी हम कॉन्सेप्ट हटा देंगे, क्योंकि आप उसको यूनिट्स को ज्यादा कंज्यूम कर गए हो, आपको उसका भी अब चार्ज देना पड़ेगा। And in fact, second one is more preferable, more beneficial for the end user also and for the electricity supplying company also. अगर आप पूरा फिक्स कर दे तो कांस्टेंट की नहीं, आपका पहला 100 यूनिट का तो 0 ही है, उसकी बियॉन्ड जो जब जाओगे तब से हम पैसा लेना स्टार्ट कर रहे हैं, और पहले 100 यूनिट को तो हम माफ ही कर दी, उसको इंक्लूड ही नहीं करेंगे। तो वी टेक इट एज फॉर ग्रांटेड कि चलो इतना यूनिट तो 100 यूनिट तो मेरे पास फ्री है, हम एसी चलाएं या वॉशिंग मशीन चलाएं, दिन भर चलता रहे, लाइट्स ऑन रहे, फैन ऑन रहे 24 घंटा। सो इट डज नॉट मेक एनी सेंस, ये बेनिफिशियल या फ्रूटफुल नहीं है। रादर कि अगर आप ये बोल देते हो कि द मोमेंट यू आपका 100 तक तो 0 था, बट आपका 101 जैसे हो जाता है, हम पूरा 100 का भी जोड़ देंगे। और क्या रेट लगा रहे हैं, एक रुपया पर यूनिट। तो जहां आप 900 यूनिट तक 0 में थे, फ्री इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे थे, द मोमेंट यू क्रॉस दैट 100 इवन बाय मार्जिन, लेट्स से 101 यूनिट्स आ गए अनफॉर्चुनेटली, देन यू हैव टू पे 101 रुपीज। ठीक है, तो इसी तरह से हम कैटेगराइज कर देते हैं। ठीक है, फॉर 0 to 100 नो बिल, ऐसे नो बिल लिख दिए फिलहाल अभी। ठीक है, 101 to 200, ये क्या बोल रहा है, ₹1 पर यूनिट। Then if I enter 201 to 350 units, 300 रखते हैं, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, 300 units, then we have ₹2 per unit। और अगर आप अबव 300 चले जाते हो, 300 यूनिट से अबव चले जाते हो, तो ₹3 पर यूनिट कर देते हैं। सी सो ये एक तरह का प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा बन सकता है जिसके लिए हम लोग को बोलेगा कि प्रोग्राम बनाओ जहां पे यूजर से हम लोग उसका टोटल बिजली का यूनिट्स मांगेंगे, और वो यूनिट जिस कैटेगरी में आ रहा उसके बेसिस पे इवेल्युएट करके उसको टोटल बिल बता दें कि आपका बिल इतना हो गया, इसको पेमेंट करना है। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? ओके कूल। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते हैं।
लेट्स सी आप लोग कितना तक जा सकते हो, ठीक है। सो वी हैव सीन 6 क्वेश्चंस टिल नाउ। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। एक पार्सल डिलीवरी कंपनी है, ठीक है, लेट्स से फर्स्ट फ्लाइट कुरियर सर्विसेज, है ना, या ऐसा कोई कुरियर सर्विसेज है, डीटीडीसी है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि आपके लोकेशन से हम 4 बड़े शहरों में पार्सल भेज सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, ऑल द 4 मेट्रोज। इन मेट्रोज में हम कुरियर डिलीवर करते हैं। आपको कहाँ भेजना है, इन चारों में से आप सेलेक्ट कर लो। सो यू हैव 4 ऑप्शंस, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है। 4 मेजर सिटीज में लोग पार्सल डिलीवर करते हैं। आपको इनमें से कहाँ भेजना है, आप सेलेक्ट कर लो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द लोकेशन जहां आपको भेजना है आउट ऑफ दीज 4। सेकेंड थिंग क्या बोलता है, वंस यू हैव सेलेक्टेड द लोकेशन, उसके अंदर सब कैटेगरी क्या है, आपको अपने पार्सल का वेट चेक कराना पड़ेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू सेलेक्ट मुंबई, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। either my weight of the parcel is more than, sorry, less than 2 kg, ठीक है, या इट इज मोर देन 2 kg, मोर देन और इक्वल टू, इसमें मोर देन 2 kg कर देते हैं, मोर देन 2 kg। तो क्या बोल रहा है, यू हैव टू सेलेक्ट आउट ऑफ द 4 लोकेशंस, 4 डेस्टिनेशंस, आपको पार्सल कहाँ भेजना है। लेट्स से आई सेलेक्ट मुंबई। अगेन वहां पे बोला यू हैव टू इनपुट द वेट ऑफ द पार्सल। अगर आपका पार्सल का वेट लेस देन 2 kg, लेस देन इक्वल टू 2 kg, मतलब 2 किलो या उससे कम रहता है, तो वहां पे रेट क्या लगेगा, रेट ऑफ द पार्सल इज गोइंग टू बी, लेट्स से 65 पर केजी, ठीक है, ₹65 पर केजी हम लेंगे। तो लेट्स से अगर मेरे पार्सल का वेट होता है 1 kg और हम उसको मुंबई भेज रहे हैं, तो डेफिनेटली फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तो हमको 65 रुपीज देना पड़ जाएगा। यही अगर 1.5 kg रहता तो 1.5 इंटू 65 करना पड़ता हमको। Otherwise, if I have selected Mumbai, but if somehow my weight of the parcel is more than 2 kg, then the rate would be, let's say 70 rupees per kg. 5 रुपए उसने per kg बढ़ा दिया। So if the weight of my parcel is 2 kg या 4 kg something like that, तो 2 into 70 हमको देना पड़ जाएगा। सिमिलर टू दैट हम लोग हर एक डेस्टिनेशन का अपना वेट और रेट निकाल सकते हैं। वेट कांस्टेंट रखते हैं 2 kg लेस देन इक्वल टू या मोर देन 2 kg, उस बेसिस पे रेट जो है वो वैरी कर सकता है। तो ये हम लोग को एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको डेस्टिनेशन भी पहले पिक कराना है, उसके बाद पार्सल चेक करके कंपेयर करना है, वो पार्सल लेस देन है या ग्रेटर देन इक्वल टू है, जिस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है उसके अंदर डीपली जाकर के सॉल्व करके उसका रिजल्ट हमको बता देना है। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट कितने लोगों को समझ में आया, से यस और नो? ऋषा समझ में नहीं आया? ओके,
ठीक है, इस प्रॉब्लम को यहाँ पे रोकते हैं। आई राइट इट डाउन द क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख करके हम पूरा भेज देंगे और नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे हम लोग इसको सॉल्व करें और इसको कैसे इवेलुएट कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स में से आज लोग डिस्कस किए हैं, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड इज द लास्ट वन। ठीक है, इसका पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख कर दे देंगे, अगर समझ में आ सके तो आप उसको ट्राई करो, अगर नहीं आता कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट क्लास में पहला क्वेश्चन यही रहेगा जिसके थ्रू सॉल्व करेंगे। देयर आर सो मेनी डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पॉसिबल, कुछ का कॉम्प्लिकेशन लेवल ज्यादा होगा, कुछ का कम रहेगा। हम लोग प्रैक्टिस कि यहाँ पे कौन सी जस्टिफाई करना है उसे, क्यों ये लॉजिक लगेगा, और उसके बेसिस पे हम अगर करेक्ट आंसर जनरेट कर सकते, प्रॉपर सिलेक्शन टेबल तो हमारा बेस्ट जो है वो मिल जाएगा। Okay, so you have got the 6 questions with 7th question is share it with ma'am after sharing and और स्विच को कंप्लीट करके हम लोग अगेन अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ यूज कर रहे हैं टिल नाउ। Now we have also introduced the logical operators also, use of logical and or not, whatever is possible on these questions. Here you have a combination of logical operators to solve a particular set of problems. Okay, so in the next class we'll do this. Thank you.